लास्ट क्लास में अपन ने क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल पढ़ा था, वो याद है पूरा? याद है? चलो तो आज अपन क्या पढ़ेंगे याद है? बताया था हमने क्या? सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी। यूनिट सेल के तीन पार्ट्स होते हैं। सिंपल को अपन क्या बोलते थे? प्रिमिटिव भी बोलते थे। प्रिमिटिव का मतलब भी बेसिक होता है, ठीक है? बेसिक, सिंपल, प्रिमिटिव एक ही चीज होती है। तो सिंपल, बीसीसी का फुल फॉर्म याद है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूब पूरा करने के लिए अपन को कॉर्नर्स पे तो एटम्स चाहिए रहते हैं, अब बॉडी सेंटर में भी आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूब पूरा करने के लिए अपन को कॉर्नर पे एटम तो लगाने पड़ेंगे, उसके बाद अपन फेस सेंटर्स पर और लगा देंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करें। इन तीनों क्यूब्स का अपन को, यूनिट सेल्स का अपन को एनालिसिस करना है कंप्लीटली। चलो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन दिखा दें। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। हमने बोला था सिंपल पे कॉर्नर्स पे रहेंगे एटम्स अपने, ये दिख रहा होगा तुम लोगों को। उसके बाद हमने क्या बोला था? बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, अब बॉडी के सेंटर में भी एक एटम आ जाएगा। उसके बाद हमने बोला था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि एफसीसी। यहां पे कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, उसके बाद जो पीली बॉल्स देख रहे होंगे तुम्हें फेस सेंटर पे दिख रही है। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने पूरी तरह क्लियर कर दिया था कॉर्नर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, एज सेंटर क्या होता है। क्लियर है? ये सारी चीजें तो पता है ना, फेस सेंटर वगैरह कौन होते हैं, कितने होते हैं, कहां होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर है। बस अब थोड़ा सा अपन और डिटेल में चलते हैं। इसके पहले जो अपन ने मॉडल देखे थे वो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स थे। अब ये जो अपन 3D ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये क्या है? ये असलियत है। असलियत कैसे? कि एटम्स में आपस में एक दूसरे में छुलाव होता है, ये आपस में छुल रहे होते हैं, ये दूर दूर नहीं होते। क्लियर है? वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन था ताकि अपन ये देख पाए कि वो क्यूबिक फॉर्म में है, और ये असलियत है। तुम देख रहे होगे यहाँ पे जो भी एटम्स छुल पा रहे हैं वो आपस में छुल रहे हैं। कौन किससे छुल रहा होगा ये आगे एक सवाल खड़ा करेगा। अब इसी का अपन एनालिसिस करते हैं पूरे डिटेल में। ये समझ में आ गया? तीनों के रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए, कौन कैसा दिख रहा है, कौन कहां पे होता है, कैसा होता है, नाम क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। शुरू करें? चलो तो सबसे पहले अपन पहला वाला उठाते हैं, सिंपल यानी कि प्रिमिटिव। इसमें फिर से अपन देख लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो कि ये ऐसा होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, 8 कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स होते हैं। अब इसकी असलियत अपन देखेंगे तो इन एटम्स को अपन एनलार्ज कर देंगे और इनको आपस में छुलाएंगे, और छुलाएंगे तो देखते हैं ये कैसे दिखते हैं। चलो तो असलियत में कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, इसको भी अपन घुमा के देख लेते हैं थोड़ा सा। तुम्हें यहां पे दिख रहे हैं ना कि एटम्स आपस में छुल रहे हैं। अपन इस पे सवाल उठाएंगे कौन एटम किससे छुल रहा है, और इसी का अपन को पूरी डिटेल में एनालिसिस करना है। चलो आगे चलते हैं। तुम्हें याद होगा क्रिस्टल लैटिस अपन ने जब देखा था, तो सबसे पहले अपन क्रिस्टल लैटिस में ही चलते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस भी अलग अलग तरह के होते हैं, उसी से अपन एक यूनिट सेल निकाल के ला रहे हैं। तो अब इन क्रिस्टल लैटिस में से अपन 3 तरह के यूनिट सेल निकाल के लाएंगे, एक सिंपल, एक बीसीसी, एक एफसीसी। तुम्हें एक क्रिस्टल लैटिस थोड़ा बहुत तो दिख रहा हो कि हाँ ये सिंपल जैसा है, काफी ज्यादा हद तक सिमेट्रिकल है। अब इसमें से हम अपना हिस्सा निकाल के लाएंगे यूनिट सेल, और इसका एनालिसिस ही पूरे क्रिस्टल का सच होगा। याद है? चलो असलियत में ये कुछ ऐसे नहीं देख होंगे, एटम्स आपस में छुल रहे होंगे, ये भी समझ में आता है अपन को। क्लियर है? यहाँ पे 8 कॉर्नर से हमारे एटम है, हर एटम पे, हर कॉर्नर पे हमारा हिस्सा कितना होता है? 1/8। तो टोटल 8 है, तो टोटल कितने आ गए हमारे एटम्स? 8 इंटू 1/8 यानी कि 1। चलो अब ये कुछ चीजें हैं जिनको अपन को पूरी तरह से एनालाइज करना है। सबसे पहला तो ये जो तुम्हारी बुक में दिखेगा तुमको कुछ इस तरह का दिखेगा, हमारा सिंपल। हमारे कमरे के अंदर क्या क्या आता है, तो 8 कॉर्नर में तुम्हें लगे हुए दिख रहे होंगे एटम्स, और कमरे के अंदर जितने आ रहे हैं उतने ही दिख रहे होंगे, 1/8 सारे के सारे। क्लियर है? तो ये 3D मॉडल्स का 2D रिप्रेजेंटेशन है, ये बुक में तुम्हें कुछ इस तरह का मिलेगा। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पे 8 कॉर्नर्स में, और हर कॉर्नर हमारा हिस्सा 1/8। तो अपन टोटल एटम्स क्या लिख देंगे? 8 इंटू 1/8 यानी कि हमारा 1। टोटल एटम अगर हिसाब किताब लगाए तो ये 1 आएगा। क्लियर? उसके बाद ए और आर में रिलेशन। ए तो तुम्हें पता है क्या होता है, साइड ऑफ अ क्यूब को अपन ए कह रहे हैं। अगर क्यूब है तो ये अंडरस्टूड है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी सेम होंगी, और क्या होंगी अपन ए मान लेते हैं। क्लियर है? एटम्स एक स्फीयर का फॉर्मेट ले लेते हैं, अगर स्फीयर का फॉर्मेट ले लेते हैं कुछ ना कुछ उसका रेडियस होगा। क्लियर है? चलो तो उस ए और आर में हमें संबंध निकालना है। ए क्या है? ये हमारा कमरा है पूरा का पूरा, इसकी साइड की लेंथ ए है, और ये एटम्स अपन एनलार्ज कर देंगे तो ये कुछ इस तरह के दिखेंगे।
और इन एटम्स यानी कि इन स्फेयर, ये जो बॉल है ये स्फेयर्स हैं, इन स्फेयर का कुछ रेडियस होगा, सहमत हो? तो इस साइड में, अच्छा ये जो अपन साइड बना रहे हैं ये पूरी की पूरी ये साइड नहीं होगी, पता है ना तुम लोगों को क्या होगी? जब भी अपन लेंथ निकाल रहे हैं तो एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक निकालेंगे, क्लियर है? तो यहां से यहां तक निकालेंगे, इसको अपन बोल रहे हैं ए, ये साइड है, और ए और आर में क्या संबंध है? रेडियस, हाँ रेडियस अपन आर मान रहे हैं, तो ये आर प्लस ये आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r। सहमत उस बात से? ये संबंध याद रख लेना, सीधे सीधे आता है कि सिंपल का क्या होता है, तो ए इज इक्वल टू 2r। इसको अपन ड्राइव कर लेते हैं, ये साइड लेंथ हमारी ए है, ये रेडियस हमारा आर, ये रेडियस हमारा आर, तो ए इज इक्वल टू 2r। ये संबंध समझ में आ गया? इसके बाद अपन आ रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन पे। किस किस को याद है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता था? किस किस को याद है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता था? नहीं है? चलो कोई बात नहीं। ये डब्बा कितने लीटर का है? 1 लीटर का, मान लेते हैं ये 1 लीटर का है। इस डब्बे में अगर हम 1 लीटर पानी डाल देंगे तो ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये पैक्ड है। जब कोई चीज भरी हुई होती, कंप्लीट होती, तभी तो अपन कहते हैं कि पैकेट ले आओ, ये पैक्ड है पूरा का पूरा। सहमत हो उस बात से? तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो अपन कह सकते थे ना कि ये 100% पैक्ड है। परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना, उसी को अगर फ्रैक्शन में उतार दो तो उसका मतलब होता है 1 में से कितना। सहमत हो? तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना आ जाता अगर पूरा भरा होता है ये तो 1। सहमत हो? तो इसी को अगर अपन फॉर्मूला उतारें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितनी की? हमने 1 लीटर पानी डाला था, और ये डब्बा कितने लीटर का था? 1 लीटर का था। 1/1 कितना आ गया? 1। सहमत उस बात से? तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका क्या बोल देंगे अपन? 1। और कितना पैक्ड है? ये 100% पैक्ड है, पूरा भरा हुआ है, तभी तो बोल रहे हैं 100% पैक्ड। सहमत उस बात से? अब हम कह रहे हैं कि हमने इसमें एक बॉल डाली, इसका रेडियस आर है, इस डब्बे की लेंथ ए है, क्लियर है? ए लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब ए है। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? फिर से फॉर्मूले पे चलते हैं। अब फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाई किसने करी? इस लाल बॉल ने करी ना, इसकी वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रही ना, तो टोटल वॉल्यूम तो ए क्यूब ही रहेगी ना। क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब रहती है, ये हर किसी को पता है, तो इसकी वॉल्यूम ए क्यूब रहेगी। अपन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उससे पहले हम तुम लोग से बेसिक बातें कर लें कि ये बॉल जो कि है स्फेयर होता है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर 9/10 में तुम लोग ने पढ़ा हो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस अपन को पता है, इसकी ए अपन को पता है। सहमत हो? तो इसका मतलब इसको हम जनरली बोलेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये कह सकते हैं। 1 स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा अगर रेडियस आ रहा है तो? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम ए क्यूब। सहमत उस बात से? क्लियर है? अब हम इसका वॉल्यूम क्या बोल देंगे भाई? अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या बोल देंगे? हाँ, वॉल्यूम बोलेंगे कैसे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 बॉल्स या 2 स्फेयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सहमत हो? अब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? ये 3 थी, ये चौथी बॉल डाल दी ना। हाँ भाई, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। अगर जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हें पता है ना, इसका रेडियस बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा। तो अगर इसका रेडियस अपन कैपिटल आर मान रहे हैं तो इसका स्मॉल आर मान सकते हैं, रेडियस तो अलग अलग होंगे ना। तो हमें बोलना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 बिग स्फेयर्स प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्मॉल स्फेयर, इनके टोटल वॉल्यूम अपन आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद अपन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे क्यूब के। क्लियर है? इस बात से सहमत हो? तो इसी तरह से अगर हम इसमें एक छोटी बॉल और डाल दें तो किसको उसको पता है कि हाँ इस डब्बे का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? क्या बोल कह सकते हैं अपन? इसमें 3 लाल बॉल डली हैं, उनका रेडियस कैपिटल आर है। इसमें 2 छोटी बॉलें डली हैं, उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किस किसने करी? 3 बड़ी बॉल ने और 2 छोटी बॉल ने। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 स्फेयर्स, बिग स्फेयर्स, और प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्मॉल स्फेयर्स। बिग स्फेयर्स का अपन फॉर्मूला क्या लिख देंगे? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और स्मॉल स्फेयर्स का अपन क्या लिख देंगे? 4/3 पाई स्मॉल आर का
क्यूब। सहमत हो उस बात से? समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? चलो, तो अब अगर अपन को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो कितने एटम्स ने अपना कमरा घेरा है? 8 into 1/8, एक ही ने तो घेरा। क्लियर है? ये तो ए क्यूब ही रहेगा ना पूरा का पूरा इसका वॉल्यूम। सहमत हो? चलो, तो अपन पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। अब हमें लगता है हर किसी को समझ में आ जाएगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि यहां वॉल्यूम ऑक्यूपाई हम लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ एक एटम का चाहिए, और एक एटम यानी कि एक स्फेयर का कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, अगर रेडियस आर है, अपॉन ए क्यूब। अब ये ए और आर तो फंस जाएंगे, हमको एग्जैक्ट पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें ए और आर में संबंध पता है, ए इज इक्वल टू 2r। तो ए की जगह पे हम 2r का क्यूब नहीं डाल सकते क्या? तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। कुछ पाई की वैल्यू तुम लोग को पता ही 22/7 या फिर 3.14। अगर डालोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारा? 0.52 आ जाएगा। कैलकुलेटर में डालोगे तो निकाल लोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 है। इसका मतलब यह है कि 52% ऑक्यूपाइड है एटम्स से हमारा कमरा, अगर सारे एटम्स कॉर्नर पे लगे हुए हैं और वो आपस में छुल रहे हैं तो, यानी कि सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक है। तो समझ में आ गई बात? चलो, डेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास कौन ऑक्यूपाई कर रहा? स्फीयर्स एटम कर रहे हैं, एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कितने एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं ना, मास ऑक्यूपाइड ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? हमारे कमरे का। वो तो ए क्यूब ही रहेगा ना। सहमत उस बात से? और एटम का मास कैसे निकालते अपन? एक फॉर्मूला होता था, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मान लो कार्बन से घिरा होता है ये हमारा कमरा, तो अपन को क्या निकालना पड़ता? मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो अपन क्या बोलते? एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता? 12। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? चलो, ये समझ में आ गया। मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या हो गया? एक एटम का मास। अगर दो होते तो उसी को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। और अपॉन ए क्यूब। सहमत हो? अब अपन थोड़ी सी इसमें रिश्तेदारी देखते हैं कि कितनी नजदीक है हमारी। नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर मतलब पता है ना क्या होता? जैसे हमारा जो घर है उससे जो जस्ट चिपका हुआ घर है वो हमारा नियरेस्ट नेबर हो गया। जो गली छोड़ के घर है वो हमारा नियरेस्ट नहीं है, जो चिपका हुआ घर है बस वो वाला हमारा नियरेस्ट नेबर है। अब तुम इसको देख लो, आराम से देख लो, और हमको ये बताओ कि ये वाली बॉल कितनी बॉलों से छुल रही होगी, और हाथ उठा लो अगर तुम्हें पता है तो। हाँ शगुन, 3 से चल रही, 4 से चल रही। हाँ भाई शुभ, 3। हाँ भाई पार्थ, 3। हाँ भाई 3। हाँ 6 है, ऊपर भी होगा पक्का। और तुम चीता नहीं बनो, तुम पढ़ा चुके हम। हाँ इसके बगल में भी होगा। और तो ये कितने हो गए? 6 कैसे हुए? 3 ऊपर कैसे? 3 ऊपर कैसे? कैसे 6 गिना दी तुमने? समझ में ही नहीं आया। मैं तो बता रहे 24। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई अर्जुन, 3। तनिष्का सिर खुजा लिया इतनी सी बात पर। और कोई? हाँ भाई ध्रुव, 6 ही होंगे। कैसे? अरे गजब, सही बोल रहे। चलो, नियरेस्ट नेबर यानी कि बॉल से बॉल छुलनी चाहिए। ये किससे छुल रहा? कॉर्नर से। अरे अगर सिंपल की अपन बात करें तो कॉर्नर्स कॉर्नर से छुल रहे हैं ना? नहीं। क्या ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर से छुल रहा? नहीं। तो अगर इसका पूरा सच बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? कॉर्नर अपने एडजेसेंट कॉर्नर से छुल रहे, बगल वाले कॉर्नर से छुल रहे। डायगोनल कॉर्नर थोड़ी छुल रहा है,
सिर्फ बगल बगल वाले, तो अगर इसमें देखे अपन तो ये नीचे वाले से छुल रहा है, ये बाजू वाले से छुल रहा है, ये अपने बगल वाले से छुल रहा है, और ये तो इस यूनिट सेल में दिख रहा। लेकिन सच्चाई तो तुम्हें पता है ना कि क्रिस्टल लैटिस से अपन इसको निकाल के लेके आए थे, तो अगर ये क्रिस्टल लैटिस में होता तो इसके ऊपर भी कोई छुल रहा होता इससे, इसके बाजू में भी कोई छुल रहा होता इससे, और इसके आगे भी होता जो छुल रहा होता इससे। तो तीन तो तुम्हें यहां दिख गए, 1 2 3, और तीसरा एक ऊपर, एक बाजू में, एक आगे। तो नियरेस्ट नेबर कौन है? कौन है? एडजेसेंट कॉर्नर्स कितने हैं? 6। हमेशा याद रखना एडजेसेंट कॉर्नर्स 6 ही होते हैं। क्लियर है? क्रिस्टल लैटिस की क्योंकि अपन बात करते हैं। समझ में आ गया? चलें आगे। चलो, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनमें? क्लियर है? चिपके हुए हैं तो 2r ही होगा, या फिर a बोल सकते हैं अपन इसके रिस्पेक्ट में। ये पूरा समझ में आ गया डिटेल में। अगले पे चलें, पक्का? चलो, अगला कौन सा था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। चलो, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर क्योंकि ये क्यूब में अपन इसको रिप्रेजेंटेटिवली इस तरह से दिखा रहे हैं, बीच में हमारी एक एटम आ जाएगी, लेकिन असलियत में ये सारी बॉलें आपस में चुल रही होंगी। क्या ये सच है? असलियत में सारी बॉलें नहीं चुल रही। अपन को देखना है कौन सी बॉलें चुल रही हैं। तो कौन चुलता हुआ दिख रहा है तुम्हें? बॉडी सेंटर्स और कॉर्नर्स। क्लियर? चलो, ये पिक्चर पूरी दिमाग में बैठ गई। अब एनालिसिस कर लें अब इसका भी खोल खोल के। चलो, अब ये चलते अपन क्रिस्टल में। इसके तुम्हें थोड़ा सा बीसीसी दिखना शुरू हो जाएगा धीमे धीमे। अपन इसका एक यूनिट सेल यानी कि हमारा हिस्सा निकाल के लेके आएंगे, और ये हमने अपना यूनिट सेल आइसोलेट कर लिया। तुम्हें पता है कि ये पूरी तरह से आइसोलेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी भी दूसरों का हिस्सा है। दूसरों का हिस्सा अपन दूसरों को दे देंगे। तुम्हें अच्छे से पता है कि बीसीसी यानी कि बॉडी के सेंटर में जो है वो तो पूरा का पूरा हमारा होता है बॉडी सेंटर, लेकिन कॉर्नर में हमारा हिस्सा 1/8 और दूसरे का हिस्सा 7/8। तो 7/8 हिस्सा हर किसी में से 8 में से अपन दे देंगे, और हमारे हाथ जो लगेगा वो ये लगेगा। इसकी असलियत भी ये नहीं होगी। तुम्हें पता है ये बॉडी सेंटर कॉर्नर से छुल रहा होगा, वो इसकी असलियत होगी। चलो, तुम्हारी किताबों में ये कुछ इस तरह का देखा, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एक बॉडी सेंटर है 2D इमेज में, और ये किससे घिरा है? 8 कॉर्नर से घिरा हुआ है। अब इसके अगर हम नंबर ऑफ एटम्स पूछ लें तो तुम्हें अच्छे से पता है। सबसे पहले कॉर्नर का हिसाब किताब 8 × 1/8, और एक पूरा का पूरा हमारा बॉडी सेंटर। तो कितने होगा टोटल एटम्स? 2। अब इसमें हमें ए और आर के बीच में रिलेशन ढूंढना है। कौन बताएगा कैसे ढूंढेंगे? तुम एक काम करो ना, इसको ध्यान से देख लो और फिर हमें बताओ। ये हमारा बीसीसी, बीच में काली बॉल है, ये बॉडी सेंटर है, और ये 8 के 8 कॉर्नर्स है। हम तुमसे पूछ रहे हैं ए और आर के बीच में संबंध बताओ, या फिर ये बता दो कि कैसे निकालेंगे। अभी तो बताया था A = 2r। क्यों, क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो तब था ना जब बॉलें छुल रही थी। यहां तो साफ साफ गैप दिख रहा है अपन को, तो ये तो नहीं है। ये स्पेस कहां से लेके आओ? तो कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि जहां पे छुल रही हो उसका हिसाब किताब कर लें अपन। अब हमें बताओ कि कहां पे छुल रहा है, कौन कौन बता सकता है? हाँ इशिता, डायगोनल। क्यों, हमने जब भी बताया तुम लोग डायगोनल 2 तरह के होते हैं, है ना? कौन सा डायगोनल है? कौन सा डायगोनल? ये वाला डायगोनल ले लें ऐसे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? पहले तो इतनी छोटी सी स्पेस में दिक्कत हो रही थी, अब तुम कह रही हो ये कैलकुलेट कर लो। बैठो, कोई और? हाँ भाई श्योर। बॉडी डायगोनल लेंगे
डायमीटर के इक्वल कर देंगे, यानी कि 2r के इक्वल कर देंगे, तो वो तो a इक्वल टू 2r ही आ जाता ना। फिर ऐसे कैसे, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 2r। अच्छा, सही बोल रहा है क्या ये? बैठो। हाँ भाई, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये वाला कॉर्नर है इसको बॉडी डायगोनल निकालते हुए दूसरे साइड पे निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा जो रिलेशन है रेडियस और ए के बीच में वो एस्टैब्लिश हो जाए। कैसे? तो वो ऐसे जब अपन डायगोनल लेंगे तो अपन के पास क्यूब ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला रहता है, तो उससे अपन निकालते हैं। क्यूब ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्यूब ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला रहता है वो रूट एन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रहता है, तो उससे अपन इसको निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा? चलो, तुम लोग को पहले थोड़ा सा बेसिक याद दिला दे, अगर 9th-10th में नहीं पढ़ा हो। अगर कोई भी डायगोनल है हमारा फेस डायगोनल, और अगर क्यूब की बात कर रहे हैं अपन, क्यूब की साइड ए होती है, मान के चलते हैं ए, कुछ भी मान सकते हैं, तो उसका जो फेस डायगोनल होता है वो ये होता है, और फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है? a रूट 2। सारी साइड अगर a है तो फेस डायगोनल की लेंथ हमेशा a रूट 2 होगी। ये याद ही रख लो। ये तो निकालना हो तो पाइथागोरस लगा लो, ये a है, ये a है, ये x मान लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही तो थी पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, और लेंथ और ब्रेथ a स्क्वायर है। सहमत हो? तो क्या आ जाएगा हमारा? a रूट 2 आ जाएगा। या फिर अपन ये वाली लेंथ निकाल लें, ये वाली लेंथ वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको याद ही रख लो। ये क्या होती है? ये बॉडी डायगोनल a रूट 3 होती है, इसको याद ही रख लो। लेकिन अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाथ उठा लो, कैसे निकालेंगे इसको? अगर ये वाली लेंथ निकालनी हो और हमें नहीं पता हो कि a रूट 3 है हिसाब किताब, तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है इसको निकालने का? सर पाइथागोरस लगाएंगे सर, नीचे तो फेस डायगोनल होगा, एक साइड होगी और सिर्फ बॉडी डायगोनल। हाँ, बैठो। क्यों? ये अपन फेस डायगोनल पहले निकाल चुके थे पाइथागोरस से। कितना आया था? a रूट 2। हमें ये पता है, ये तो लेंथ ही है हमारी साइड की, तो ये तो a है, और ये निकालनी है तो ये नहीं निकाल पाओगे। a रूट 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? a रूट 3 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बेहतर है कि इसको याद कर लो और फिर इसको बराबर रख लेंगे अपन। तो इसका मतलब हमको ये पता है कि बॉडी डायगोनल कितना होता? a रूट 3। अब बॉडी डायगोनल में 3 एटम्स तुम्हें छुड़ रहे होंगे, एक ये वाले कॉर्नर और एक इस एंड वाला कॉर्नर, और बीच में एक हमारा ये फंस गया। तो 3 बॉल आपस में छुड़ रहे हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? सहमत हो इस बात से कि नहीं सहमत हो? किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं? अपन इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का निकाल रहे हैं। इसका तो पूरा का पूरा डायमीटर आ जाएगा बॉडी सेंटर वाले का, 2r, r प्लस r, और इसका सिर्फ r आएगा, इसका भी सिर्फ r आएगा। क्लियर है? ये 4r हो जाएगा। और 4r किसके बराबर था? a रूट 3 के। सहमत हो? तो a कितना आ जाएगा? 4r बाय रूट 3। सहमत हो इस बात से? ये तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया कि इस तरह से अपन कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा पूरी पाइथागोरस वगैरह लगा लगा के कर लो। उससे बेहतर है कि अपन a रूट 3 याद कर लें, रूट 2 याद कर लें और बराबर कर दें। इस बात से सहमत हो? ये हमारी साइड्स हैं, तो a और ये हमारा कौन है? ये हमारा बॉडी डायगोनल दिख रहा है तुम्हें? ये कितना हो जाएगा हमारा? ये फेस डायगोनल दिख रहा है तुम्हें? a रूट 2। बॉडी डायगोनल 4r है। अगर अपन को नहीं पता होता कि a रूट 3 होता, तो अपन को पूरी प्रक्रिया करनी होती पाइथागोरस लगा लगा के। क्लियर है? अभी वही तो बताया हमने। फेस डायगोनल लो, एक साइड लो, और हमारा ये ले लो 4r। क्लियर है? और लगा दो, उसको अंडर रूट कर दोगे बोथ साइड, तो a इज इक्वल टू 4r बाय रूट 3 आ जाएगा। तुम्हें पता है पहला वाला तरीका ज्यादा अच्छा था, अगर अपन को a रूट 3 याद होता तो। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन अपन को निकालना है। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितने एटम्स ने करी है? 2 एटम्स ने। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल वॉल्यूम चेंज होने वाली नहीं है, कितनी है? a क्यूब। और भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी हो जाती है अपनी? एक एटम कितनी ऑक्यूपाई करता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 कितने करेंगे? 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब। और a और r में अपन संबंध निकाल ही चुके हैं, तो अपन इसको कन्वर्ट करके r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
ये समझ में आ गया तुमको? दो एटम्स ने ऑक्यूपाई करी थी, एक एटम का वॉल्यूम इतना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी कि ए क्यूब, और ए का संबंध हमारा 4r/√3 आया था। तो अगर अपन इसका पूरा कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाए, कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि होगी 0.68। ये बताता है कि ये 0.68 इसका पैकिंग फ्रैक्शन है, यानी कि 68% ये हमारा यूनिट सेल ऑक्यूपाइड है एटम्स से। सहमत हो इस बात से? चलो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये कोई नई चीज नहीं है। मास कितने एटम ने आज ऑक्यूपाई कर लिया? 2 एटम ने। एक एटम का मास कितना होता है? एटॉमिक 12 अपॉन कहां से आ गया? तो बेटा कार्बन होगा तब 12 बोलोगे ना। एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आज अगर 2 एटम है तो 2 इंटू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है कमरे का, वो ए क्यूब ही रहेगा यूनिट सेल का हमारे। सहमत उन दोनों बातों से? मास ऑफ 2 एटम्स को हमने लिखा 2 इंटू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन ए क्यूब। क्लियर है? और ए को आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। अब आ जाते हैं नियरेस्ट नेबर। हर किसी को दिखना चाहिए नियरेस्ट नेबर, यानी कि वो बॉलें, वो एटम्स जो आपस में चल रही हो, कौन होंगी और कितनी होंगी, किस किस को दिख रहा है साफ साफ? हाँ भाई शिव, आज देर में नींद खुली तो भाई क्या बात है? तुमने पहला जवाब नहीं दिया वहां, आज देर में नींद खुली तो भाई क्या बात है? 5 कौन कौन से? डायगोनल से? डायगोनली जो ज्वाइन हो रहा है, कौन कौन? बॉडी, हाँ, नींद पूरी कर लो बेटा। और कोई? हाँ संकला, तुम्हारा हाथ दिखता है हमको। हाँ भी शगुन? नहीं नहीं, हम पूछ रहे तुमसे। हाँ भाई, बॉडी सेंटर और वो सर 8 बॉल। 8 बॉल? सर बॉडी सेंटर से 8 तो हाँ भाई आर्यन, अरे सोचना है यार, इसमें ऐसा क्या है? ये सामने है, ये सोच दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा तो कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता, हम तुम्हारा नाम ले लेते जैसे ही। देखो, हाँ भाई जन्मजय, 8 कॉर्नर जुड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ समृद्धि? हाँ तनिष्का? 3 कौन कौन? नहीं नहीं, लेट के बोल लो, तुम एक काम करो। हैं? डायगोनली? बैठ जाओ। क्यों, तुम लोग को बॉलें दिख रही हैं? ये पीली और काली बॉल है हमारे हाथ में, दिख रही? इसमें हमने क्या पूछा था तुमसे? हमने ये पूछा कि इसमें से कौन कौन सी बॉल आपस में चिपक रही हैं। तो बहुत हाई लेवल आईक्यू वाला सवाल हो गया ये तो, है ना? कहां दिख रहा होगा, कहां देख पाओगे, कहां एनालाइज कर पाओगे? कहो शगुन। चलो, यहां पे कौन कौन सी बॉलें चल रही हैं? काली वाली ऊपर की 4 पीली बॉल से चल रही हैं और नीचे की 4 पीली बॉल से चल रही है। काली वाली बॉल कौन है? बॉडी सेंटर। ये 4 पीली बॉलें कौन है ऊपर की? कॉर्नर्स। और ये 4 पीली बॉल कौन है? कॉर्नर्स। तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 कॉर्नर से चल रहा है हमारा कौन? बॉडी सेंटर। तो नियरेस्ट नेबर कौन कौन है? बॉडी सेंटर और कॉर्नर्स, सारे कॉर्नर्स। और भाई यहां पे कितने हैं? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर पता है ना कितना होगा? 8, जितने से छुल रहा होगा वो। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8 आ जाएगा। और दूरी कितनी है? क्योंकि छुल रहा है, नियरेस्ट नेबर है तो हमेशा छुलेगा और हमेशा डिस्टेंस 2r ही होगा। क्लियर है? क्या आज 2r को अपन a बोल सकते हैं? आज नहीं, वो सिंपल में बोल सकते थे। क्लियर? चलो, समझ में आ गया ना? चलो,
तो नियरेस्ट नेबर हमारा कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर है और डिस्टेंस हमारा कितना है 2r। अब हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। जैसे हमारा घर है, उसके बगल में एक गली है, गली के बगल में एक कोठारी वाला बड़ी बढ़िया मिलती, खैर वो हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर समझ गए, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, थोड़ी सी, ये भी नहीं कि पूरी रोड छोड़ के हो। क्लियर है? चलो अब बता दो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? हाँ शीता, 24। और कोई? तुम लोग क्या गधे मधे हो क्या? हाँ भी दर्शिका, 6 होंगे। कौन? चिंकी, 12 होंगे। कौन? कॉर्नर से कॉर्नर्स। बैठो। हाँ भाई, हर एक कॉर्नर से उसका दूसरा एडजेसेंट जो कॉर्नर है वो ज्यादा पास है एज कंपेयर टू अगर हम डायगोनली देखें। तो हर एक कॉर्नर के जो जस्ट नीचे या जो बगल में कॉर्नर है वो उसका सेकंड नियरेस्ट नेबर। ओ थोड़ा सा वो शार्प है, चतुर है थोड़ा सा। चलो यहां पे दिख रहा है ना नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है? पतली सी गली छोड़ के, ये पतली सी गली है, सहमत हो? ये पतली सी गली है, सहमत हो? तो यहां पे अपने कौन है? ये बाजू वाले कॉर्नर को अपन क्या बोलते? एडजेसेंट कॉर्नर। बस एडजेसेंट कॉर्नर बोला, बात खत्म। एडजेसेंट कॉर्नर हमने बोला कितने होते? अभी तो गिनाए थे पिछले पेज पे सिंपल में, तो बस 6 होते, बात खत्म। क्लियर है? कीप इट सॉर्टेड। पिछली क्लास में चीता बन रहा था, ये याद है? कह रहा था रूबिक्स क्यूब तुमसे फास्ट सॉल्व कर लेते। हो जाएगा, कंपटीशन हो जाए, मतलब सामने सामने करा लेंगे। नहीं भाई, याद तो देख ही ले रहे। नहीं 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 नहीं, ये चीटेगी, ये चीता बन के गया था, ये पूरी वीडियो का ये हाई बेइज्जती हुई थी। हाँ इसको अनसॉल्व करो जरा, अनसॉल्व करो उसे। क्या सॉल्व करेंगे अपन यहां खड़े होके बगल में? 27.5 सेकंड बोला था इसने, और हमने बोला था 28, और हमने बोला था वही बेस्ट होता है, कभी कभी आ जाता, लेकिन कभी कभी आता है, इसका मतलब ये है ना ये हमसे फास्ट तो होगा, हमें हरा तो देगा ही। उस दिन तो कह रहा था आई एम बेटर देन यू। एक उसे दे दो, आओ इधर आओ तुम। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ तुम, आओ आओ सामने आओ, कैमरे में नहीं आओगे? आओ, नहीं आओगे कैमरे में नहीं आओगे, आओ तुम। चलो चल दो इसको जरा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने सामने रहोगे तो पता चलेगा कौन फास्ट कर रहा है। आओ तो आओ। अच्छा यहीं पे कर लोगे? चलो स्टार्ट कर दो, कोई टाइमिंग लगा दो जरा, टाइमर लगा दो, देख ले रहे। 2 मिनट में तो कर ही देंगे हम। कोई और लगाएगा? तुम नहीं लगाओ। स्टार्ट बोल देना तुम लोग, कब करना स्टार्ट? स्टार्ट।
एक रंग नहीं हुआ इससे, एक रंग नहीं हुआ, चीता बन रहा था। छोड़ो छोड़ो, हमें लगा भाई ऐसा कौन पैदा हो गया यहाँ पे, मानने नहीं चाहिए था मैं, वो दिख गया मैं तुम्हारा। चलो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 6, एडजेसेंट कॉर्नर्स कितने होंगे 6, और डिस्टेंस कितना होगा इनमें, साइड ए, यानी कि अपन इसको 4r/√3 भी बोल सकते हैं। सहमत हो, एडजेसेंट कॉर्नर में यही तो था, ये हमारी साइड ए है, और ए को अपन क्या बोल सकते थे, अपन ने जो डिराइव किया 4r/√3। हाँ एंग्जाइटी हो जाती है भाई रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके, कर लेते हैं लेकिन हम। चलो उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अपने 8 कॉर्नर्स होते थे, वो तो जरूरी है ही, और हमारे 6 के 6 फेस सेंटर्स पे एटम्स होते थे। और ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिक्स हम ही ने बनाया पापा की मदद से। चलो ग्राफिक्स लेकिन अब क्लास ही आने लगे, कहो। हाँ चलो अब इसकी असलियत अपन देख लेते, तो एटम्स आपस में छुल रहे होंगे, फिर से अपन ये देखेंगे कौन एटम किससे छुल रहा होगा, कितनों से छुल रहा होगा, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा बहुत देख लो ध्यान से, क्योंकि इसके बाद हम तुम्ही लोग से पूछने वाले हैं, अच्छे से देख लेना, उसको सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेना, कौन है क्या है कहां पे कितना छुल रहा है, हिसाब किताब। चलो तो ये हम इसमें से निकाल के लाए, फिर से क्रिस्टल में से अपना हिस्सा, और दूसरों का हिस्सा अपन दे देते हैं उनको। 8 कॉर्नर में से अपन 7/8 हिस्सा दूसरों को दे देंगे, 1/8 हिस्सा अपन खुद रख लेंगे, और हर फेस सेंटर में से आधा हिस्सा दूसरों को दे देंगे, आधा अपन खुद रख लेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर से। तुम लोगों की किताबों में फिर से देख लो किस तरह का दिखेगा ये। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो हर किसी को पता है कि 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 × 1/8 कॉर्नर का हिसाब किताब आ गया, यानी कि 1 वहां से आ गया। 6 फेस सेंटर है, फेस सेंटर हमारा हिस्सा आधा, तो 6 × 1/2 वहां से आ गए, यानी कि 3 एटम्स वहां से आ गए, तो 1 + 3 4, टोटल 4 एटम का हिसाब किताब करना है अपन को। ये कॉर्नर का हिसाब किताब हो गया, ये हमारे फेस सेंटर्स का हिसाब किताब हो गया। अब इसमें ए और आर का रिलेशन निकालना है, कौन बताएगा हमको? देख लो ध्यान से, ये हमारा FCC है, इसमें ए और आर का रिलेशन बताना है। ए साइड ऑफ द क्यूब है और आर रेडियस ऑफ द एटम। हो गया? बोलो भाई, ए और आर का रिलेशन नहीं निकाल पाए अभी तक? यहां पे तो सिंपल है। हाँ भाई शुभ, 2√2r कैसे? डायगोनल a√2 है तो है पाइथागोरस लगा के। क्यों जरूरत है पाइथागोरस की? लगा सकते हैं लेकिन जरूरत है? हमने क्या बोला था, फेस डायगोनल कितना होता? a√2। तो फेस डायगोनल दिख रहा है ना ये, और तुम्हें ए और आर के बीच में हिसाब किताब निकालना है, तो मैं जरूरी है कि बॉलें छुल रही हूं, वहां देख लो। तो ये कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स छुल रहे हैं आपस में। ये एक सिधाई में 3 एटम सिधाई में है, तो इनको r + r + r + r कह सकते हैं, 4r कह सकते हैं। और ये 4r किसके बराबर? फेस डायगोनल यानी कि a√2 के बराबर। तो a किसके बराबर? 2√2r। सहमत हो इस बात से? ये समझ में आ गया, क्लियर है? दूसरा तुम पाइथागोरस लगा के कर लो, ये a है, ये a है, ये 4r है, उसके बाद 4r का स्क्वायर = a² + a², ये कर लो तो भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो
तो ये हमारा FCC का 2D रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे जो हैंगे ए ये R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ये 4R हो जाएगा। अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो अपन को इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन बेहतर रास्ता यही था कि अपन को फेस डायगोनल पता हो कितना होता है, a√2 के बराबर, सीधे 4R रखो, a = √2R आ जाएगा। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन भी तुम्हें पता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कितने एटम्स, 4 एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि a³। और यहां पे भी तुम फिर से डालोगे ए और आर में जो अपने रिलेशन ड्राइव किया तो कितना आ गया 0.74, यानी कि ये 74% ऑक्युपाइड है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है। डेंसिटी में तुम क्या बोल दोगे, मास ऑफ कितने एटम, मास ऑफ 4 एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक एटम का मास कितना होता, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो उसको अपन बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि a³। चलो अब आते हैं अपन मुद्दे पे, इसमें देख लो ध्यान से और नियरेस्ट नेबर बता दो मैं कौन है। बैठो, और कोई, ठीक रहा। हाँ भाई खुशी, टोटल बोलो तुम तो 12। बैठो, और कोई, हाँ ध्रुव 12 होंगे, छोड़ दो। हाँ भाई कार्तिक 12, अर्जुन नहीं दिख नहीं रहा ये, तो क्या कुछ सोचा कि कहाँ कौन चल रहा है, किससे चल रहा, नहीं दिख रहा ये। हाँ भाई तनिष्का तुम्हें दिख रहा क्या है इसमें, हाँ 1 मिनट ले लो तुम, कौन चल रहा है किससे, बॉलें नहीं दिख रही तुम्हें, काली बॉल पीली से चल रही कि नहीं चल रही। आशुतोष दिख रहा कौन चल रहा है किससे, फेस सेंटर से कॉर्नर, बोल उठाना यूवी का, बैठो। हाँ भाई शिवा 10 कैसे, क्या किया तुमने रात भर, तुम मुझे बताओ। ब्रह्मास्त्र देख रहे थे क्या शिवा? बैठ जाओ शिवा। क्यों, कौन सी एटम्स छुल रहे हैं पहले तो अपन ये देख ले, ये काली वाली बॉल कॉर्नर से छुल रही है, इस बात से सहमत हो? और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये काली वाली बॉल से भी छुल रही, सहमत हो उस बात से? तो अगर अपन हिसाब किताब करें कि एक एटम पकड़ लेते, अपन ये पकड़ लेते हैं, ये कितने लोगों से छुल रहा होगा? एक तो ये 4 कॉर्नर से छुल रहा है, यानी कि ये फेस सेंटर 4 कॉर्नर से छुल रहा है, और ये वाली काली बॉल से भी छुल ही रहा है, इससे छुल रहा है तो इससे भी छुल ही रहा होगा, यानी कि चारों से छुल रहा होगा, चारों फेस सेंटर छुल रहा होगा। और तुम्हें पता है ये क्रिस्टल का एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी जस्ट फिर से ये हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, ऊपर भी यहां पे फेस सेंटर आ जाएगा। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो ये ऊपर भी, यहां भी 4 बॉलें होंगी इस तरह से जो फेस सेंटर बना रही होंगी क्रिस्टल का। तो ऊपर के 4 फेस सेंटर से ये एटम छुल रहा है, नीचे के 4 फेस सेंटर से ये एटम छुल रहा है, और अपने 4 कॉर्नर से ये छुल रहा है। तो अगर अपन बोलेंगे या नियरेस्ट नेबर कौन कौन है, तो अपन क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्स एंड फेस सेंटर्स, फेस सेंटर्स एंड कॉर्नर्स, फेस सेंटर एंड 8 फेस सेंटर्स, ऊपर के 4 नीचे के 4, और फेस सेंटर्स एंड 4 कॉर्नर्स। और नियरेस्ट नेबर में अगर वो डिस्टेंस पूछेंगे तो जाहिर सी बात है नियरेस्ट नेबर चिपकती ही है, तो 2r ही डिस्टेंस होगा। सहमत हो उस बात से? समझ में आ गया? तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे यानी कि टोटल नियरेस्ट नेबर बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? 12। क्लियर है?
इसमें 8 का हिसाब किताब समझ में आ गया। फेस सेंटर 4 नीचे वाले, 4 ऊपर वाले और 4 हमारे कॉर्नर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो चलो, अरे यार आ गया उसमें। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर दिख रहा है इसमें, सब तो छुल गए थे, यानी कि फेस सेंटर और कॉर्नर्स छुल गए थे। अब कौन नहीं छुल रहा था, मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट एक गली सी छोटी सी हो, कॉर्नर्स नहीं, एडजेसेंट कॉर्नर, बाजू वाले कॉर्नर में थोड़ी छोटी सी गली हुई है। क्लियर है, बाकी तो छुल रहे थे ये लोग, तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, एडजस्ट कॉर्नर्स। और एडजेसेंट कॉर्नर्स कितने होते हैं, 6। क्लियर है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट में, a, या फिर अपन a के बीच में अपन टर्मिनल करके लेके आते हैं 2√2r। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो सिंपल BCC FCC का टोटल एनालिसिस कंप्लीटली समझ में आ गया हर किसी को, कौन होगा, कहां पे होगा, कितना होगा, डेंसिटी क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, ए और आर में संबंध कितना होगा, एटम्स कितने होंगे, और नियरेस्ट नेबर कितना होगा, कौन होगा, और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कौन होंगे, और उनमें डिस्टेंस क्या होगा, ये सारी बातें समझ में आ गई। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन बैंक अपन लगाएंगे अच्छे खासे 25-30 सवाल का, IIT JEE मेंस नीट एडवांस पूरे लेवल तक का अपन लगाएंगे। उसके बाद अपन TPP वर्कशीट्स भी लगाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही रखें। ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई सिंपल BCC FCC की। क्लियर है, इसके बाद इसमें कुछ नोट नहीं करना है, चार्ट कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, बाकी लेके जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।